गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं फ्रांस की क्रांति। अभी तक हमने पढ़ा फ्रांस की क्रांति के कारण। आज हम पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति के घटनाक्रम के बारे में। फ्रांस की क्रांति के घटनाक्रम को हम 4 भागों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं। फ्रांस की क्रांति का जो घटनाक्रम है उसे हम 4 संस्थाओं के नेतृत्व में अध्ययन करेंगे। पहली नेशनल असेंबली, जिसका समय 1789 से 1791 तक था। दूसरी विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका समय 1791 से 1792 तक है। तीसरी राष्ट्रीय सम्मेलन अर्थात नेशनल कन्वेंशन, इसका समय 1792 से 1795। और चौथा द डायरेक्टरी, इसका समय 1795 से 1799 तक। एक एक करके क्रम वाइज हम इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय सभा। राष्ट्रीय सभा को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहले देखते हैं राजा और राष्ट्रीय सभा के बीच मतभेद, दूसरा प्रशासनिक सुधार और तीसरा नए संविधान का निर्माण। तो पहला बिंदु हम लेते हैं राजा और राष्ट्रीय सभा के बीच मतभेद। इसमें हम 17 जून 1789 से 14 जुलाई 1789 तक का घटनाक्रम देखेंगे। सबसे पहले तो राष्ट्रीय सभा ने सुरक्षा व शांति स्थापित करने हेतु लफायते के नेतृत्व में नेशनल गार्ड्स की स्थापना की और राष्ट्रीय सभा ने नेकर को पुनः वित्त मंत्री के पद पर नियुक्त किया और तिरंगा झंडा राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया। लुई सोल्वे ने राष्ट्रीय सभा की गतिविधियों के दमन हेतु फ्लैंडर्स से सेना बुलाई और 1 अक्टूबर 1789 को वर्साय में सेना के स्वागत के लिए एक भोज का आयोजन किया गया। 5 अक्टूबर 1789 को 6-7 हज़ार महिलाओं ने नेशनल गार्ड की सुरक्षा में पेरिस से वर्साय तक मार्च किया। 6 अक्टूबर 1789 को इन्होंने लुई सोल्वे को बंदी बनाया तथा वर्साय से पेरिस तक मार्च किया। मार्ग में इन महिलाओं ने रोटी 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 के नारे लगाए व कोरस ये कहने की अब हमारे पास रसोइया, उसकी पत्नी और उसका बेटा है, अब हमें रोटी ज़रूर मिलेगी। लुई सोल्वे व उसके परिवार को पेरिस में ट्यूलरेज नामक स्थान पर बंदी बनाकर रखा गया। उसके 10 दिन पश्चात राष्ट्रीय सभा की थी पेरिस स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार पेरिस फ्रांस की क्रांति का केंद्र बन गया। अब पेरिस फ्रांस की क्रांति का केंद्र बन गया, राजा को बंदी बना लिया गया। अब उसके बाद राष्ट्रीय सभा ने कुछ प्रशासनिक सुधार किए। वो प्रशासनिक सुधार क्या हैं? बेस्ट्रोल की घटना के पश्चात अगस्त 1789 में राष्ट्रीय सभा का सत्र बुलाया गया। इसे अगस्त डे कहा जाता है। 4 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय सभा ने 30 प्रस्ताव पारित किए। राष्ट्रीय सभा के द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार को हम देखते हैं। जैसे पहला, सामंतों की सुविधाएं समाप्त कर दी गई। सामंतों की परंपरागत सुविधाएं समाप्त कर दी गई तथा फ्रांस में धर्महीन समाज की स्थापना की गई। सामंतों के शिकार, आखेट तथा मछली पकड़ने के अधिकार समाप्त कर दिए गए। दूसरा सुधार किया गया, समान प्रशासनिक व न्याय व्यवस्था लागू की गई। राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस को 53 विभागों में विभाजित किया। इन्हें कैंटन में तथा कैंटन को स्थानीय इकाई कम्यून में विभाजित किया गया। फ्रांस में प्रशासन नई निर्वाचित संस्थाओं को सौंपा गया। न्यायिक अधिकारियों के लिए भी चुनाव व्यवस्था लागू की गई, क्योंकि पहले न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती थी, अब उनका नियुक्ति चुनाव के द्वारा की जाने लगी। तीसरी व्यवस्था उस समय लागू की गई, समान कर व्यवस्था। संपूर्ण फ्रांस में समान कर व्यवस्था लागू की गई। एसिग्नेट नाम से कागजी मुद्रा जारी की गई।
चौथे रूप में हम देखते हैं चर्च की सुविधाएं समाप्त की गई। चर्च को राज्य के अधीन किया गया तथा उसे राज्य का विभाग बना दिया गया। चर्च की संपत्ति को जब्त कर लिया व धर्माधिकारियों के वेतन निर्धारित किए। धर्माधिकारियों के लिए बने संविधान के प्रति वफादार रहने की शपथ लेना अनिवार्य किया गया। इस कारण धर्माधिकारी दो भागों में बंट गए, न्याय सभ्य और न्याय असभ्य। दो भागों में धर्माधिकारी विभाजित हो गए थे। पांचवा जो सुधार किया गया वो था अधिकारों की घोषणा। इन अधिकारों की घोषणा को मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा कहा जाता है। इस घोषणा के अनुसार समानता व स्वतंत्रता पर आधारित मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई। यह घोषणा फ्रांस का मैग्ना कार्टा था तथा फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का मृत्यु प्रमाण पत्र कहा जाता है। फिर अब हम तीसरे कारण के रूप में तीसरा सुधार देखते हैं, नया संविधान। मिरेव्यू एवं सेज ने मिलकर फ्रांस को एक नया संविधान दिया। 1791 में लुई 16वें के हस्ताक्षर के बाद यह फ्रांस का कानून बना। यह फ्रांस में प्रथम लिखित संविधान था जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से है। फ्रांस में राजतंत्र कायम रखा गया। दूसरा, फ्रांस में एक संवैधानिक राजतंत्र बना। कार्यकारी अधिकार राजा में निहित रखे गए। राजा को आंशिक विशेष अधिकार दिए गए। एक सदनीय विधानसभा में 445 सदस्यों की संख्या रखी गई। इसमें केवल सक्रिय सदस्य, यहाँ सक्रिय सदस्य अभिप्राय है कर देने वाले लोगों से है, केवल सक्रिय सदस्यों को ही मताधिकार दिया गया। राजा ने नए संविधान पर हस्ताक्षर किए परंतु वह सीमित राजतंत्र से संतुष्ट नहीं था। जुलाई 1791 में उसने अपने परिवार सहित ऑस्ट्रिया भागने का प्रयास किया। 21 जून 1791 को उसे बारेनस नामक स्थान पर बंदी बना लिया और पेरिस में रखा गया। जब बंदी बनाने के बाद उसे पेरिस में रखा गया तब फ्रांस की क्रांति में एक नया परिवर्तन आया और अब इस परिवर्तन को हम देखेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के संदर्भ में। नई विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली की में 445 सदस्यों का निर्वाचन किया गया। 30 सितंबर 1791 को नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया और 1 अक्टूबर 1791 के दिन लेजिस्लेटिव असेंबली का सत्र प्रारंभ हुआ। राजा अब लेजिस्लेटिव असेंबली के कार्य जो टाइम है उसे 3 भागों में विभाजित करके हम देखेंगे। राजा और विधानसभा के बीच मतभेद, एमिगर्स यानी देश छोड़कर जाने वाले सामंतों की गतिविधियां, और तीसरा हम देखेंगे विदेशी हस्तक्षेप के रूप में। तो विधानसभा के समय को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग हम देखते हैं राजा और विधानसभा के बीच मतभेद। उस समय क्या घटनाक्रम हुआ। नई विधानसभा में 2 राजनीतिक पार्टियां थीं। एक संविधान समर्थक पार्टी थी जिसका नेता लफायते था। लफायते ने सीमित राजतंत्र का समर्थन किया और 1791 के संविधान को लागू करने के पक्ष में था। दूसरी पार्टी रेडिकल्स पार्टी थी। उसके नेता डेंटन कर्नाट थे। यह पार्टी क्रांति को जारी रख फ्रांस में गणतंत्र स्थापित करना चाहती थी। विधानसभा ने 2 कानून पारित किए। एक धर्माधिकारियों से संबंधित था। इसके तहत धर्माधिकारियों को उनके लिए बने संविधान के प्रति वफादार रहने की अनिवार्यता रखी गई। दूसरा कानून सामंतों से संबंधित था जिसके तहत देश छोड़कर जाने वाले सामंतों यानी एमिगर्स को विदेश या तो वो देश में वापस आ जाए, अन्यथा उनकी संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान रखा गया। राजा ने इन दोनों कानूनों को वीटो किया। राजा और विधानसभा के बीच यहीं से मतभेद बनने शुरू हो गए।
दूसरा विभाग भाग के रूप में हम देखते हैं देश छोड़कर जाने वाले सामंतों की गतिविधियाँ। फ्रांस की क्रांति के दौरान देश छोड़कर भाग जाने वाले सामंतों को एमिग्रेंट्स कहा गया। ये सामंत लुई 16वें के छोटे भाई ऑर्टोइस के शासक ये सामंत लुई 16वें के छोटे भाई ऑर्टोइस के नेतृत्व में कोबलेंस नामक स्थान पर एकत्रित हुए। ये सामंत फ्रांस में सामंतों के लिए समर्थन प्राप्त कर क्रांति का दमन करना चाहते थे। फ्रांस में राजा की स्थिति को पुनर्स्थापित करना चाहते थे तथा विदेशों से सहयोग प्राप्त कर क्रांति को खत्म करना चाहते थे। अब तीसरा देखते हैं विदेशी हस्तक्षेप। मेरी एंटोनियट जो लुई 16वें की पत्नी थी, उसने अपने भाई ऑस्ट्रिया के शासक लियोपाल्ड II से फ्रांस में राजतंत्र की पुनर्स्थापना एवं लुई 16वें की प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए सहयोग मांगा। ऑस्ट्रिया के शासक लियोपाल्ड ने प्रसा के शासक फ्रेडरिक विलियम द्वितीय के साथ मिलकर प्लिनिट्स नामक स्थान पर यह घोषणा की कि यदि फ्रांस में लुई 16वें की स्थिति को पुनः बहाल नहीं किया गया तो ऑस्ट्रिया और प्रसा मिलकर फ्रांस पर आक्रमण करेंगे और इसे प्लिनिट्स की घोषणा कहते हैं। एमिग्रेंट्स में भी ऑस्ट्रिया और प्रसा को फ्रांस में हस्तक्षेप के लिए प्रेरित किया। लुई 16वें की स्थिति बहाल नहीं होने पर ऑस्ट्रिया ने प्रसा के साथ मिलकर फ्रांस पर आक्रमण किया। फ्रांस में क्रांतिकारियों के पास ऑस्ट्रिया के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए साधनों का अभाव था, परंतु उस विकट स्थिति में डेंटन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए फ्रांस में क्रांतिकारियों की एक सेना गठित की एवं फ्रांस के शाही वर्ग को आतंकित करने की नीति अपनाई। सर्वप्रथम उसने अगस्त 1792 में लुई 16वें को निलंबित किया तथा सितंबर 1792 में उसने शाही वर्ग के हजारों की संख्या में कत्लेआम करवाया। यह घटना फ्रांस के इतिहास में सितंबर हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। डेंटन के अनुसार दुश्मन को रोकने के लिए शाही वर्ग को आतंकित करना ही एकमात्र रास्ता था। राजा के निलंबन के कारण 1791 का संविधान विफल रहा तथा फ्रांस को नया संविधान देने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन अर्थात नेशनल कन्वेंशन बुलाया गया। अब जो समय नेशनल कन्वेंशन का शुरू होता है, इसमें फ्रांस की क्रांति के क्या घटनाक्रम हुए इनको हम देखते हैं। राष्ट्रीय सम्मेलन में दो पार्टियां प्रभावशाली थी, एक जिरोंदिस्ट और दूसरी जैकोबिन पार्टी। जिरोंदिस्ट जो थे वो उदार गणतंत्रवादी थे। ये फ्रांस के दक्षिण पश्चिमी प्रांत गिरोंड के निवासी थे। इन्हें बुर्जुआ वर्ग का समर्थन प्राप्त था। इस पार्टी के नेता ब्रिसेट, आइनोड आदि थे। दूसरी पार्टी थी जैकोबिन पार्टी। ये जैकोबिन उग्र गणतंत्रवादी थे। इन्हें फ्रांस के किसानों एवं श्रमिकों का समर्थन प्राप्त था। इसके प्रमुख नेता डेंटन, कॉर्नोट और रॉब्सपियर आदि थे। वैसे ये दोनों ही गणतंत्रवादी थे, लेकिन पहला उदार एवं दूसरा उग्र था। राष्ट्रीय सम्मेलन के तहत कई गतिविधियां हुई, जैसे राजा पर मुकदमा, आतंक का युग, राष्ट्रीय सेना का गठन, अन्य सुधार, चर्च के साथ संबंध, नया संविधान। ये सारी घटनाएं राष्ट्रीय सम्मेलन के समय में हुई थी। तो इनमें से हम कुछ घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे पहला, राजा पर मुकदमा और मृत्युदंड। राष्ट्रीय सम्मेलन में दिसंबर 1792 में लुई 16वें के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। लुई 16वें के विरुद्ध कई आरोप लगाए गए, जैसे राजा विदेशियों से मिला हुआ है तथा उसकी पत्नी ने सैनिक दस्तावेज दुश्मन को उपलब्ध करवाए, राजा एमिग्रेंट्स से मिला हुआ है और राजा को न्याय असभ्य पादरियों के प्रति सहानुभूति है।
21 जनवरी 1793 के दिन लुई 16वें को गिलोटिन किया गया। राजा की मृत्यु दंड दिए जाने के पश्चात फ्रांस में उग्र प्रतिक्रिया हुई और इस घटना से फ्रांसीसी स्तब्ध रह गए तथा यूरोप के अन्य देशों में भी इसके खिलाफ उग्र प्रतिक्रिया हुई। इंग्लैंड, जो अब तक क्रांति के प्रति सहानुभूति रखता था, उसने भी इसका कड़ा विरोध किया। इस उग्र प्रतिक्रिया पर नियंत्रण करने के लिए रॉबस्पियर ने सत्ता अपने हाथ में ले ली तथा आतंक को अपना हथियार बनाया। अब आगे हम आतंक के युग को अगले वीडियो में पढ़ेंगे।